नमस्कार, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे। और जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को आपको लाइक पहले बिल्कुल नहीं करना है और आपको पहले वीडियो देखनी है और उसके बाद आपको लाइक या फिर शेयर तब करना है। और आज हम बात करेंगे जो हमारी पाचन ग्रंथि होती हैं, पाचन ग्रंथियों के बारे में, जो हमारी मुख्यतः पाचन तंत्र में शामिल होती हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, पाचन तंत्र में मुख्यतः कौन कौन से अंग शामिल होते हैं उनके बारे में बात की थी। और आज हम बात करेंगे पाचन ग्रंथियों के बारे में, कौन कौन सी होती हैं पाचन ग्रंथि, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे लार ग्रंथि, लार ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं, होती कितनी हैं, कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और दूसरा यदि मैं बात करूं तो हम बात करेंगे लीवर यानी यकृत के बारे में। यकृत होता क्या है, इससे कौन कौन से हमारे पदार्थ निकलते हैं या फिर इसमें कौन सा विटामिन हमारा स्टोर रहता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे अग्नाशय क्या होती है, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अग्नाशय रस से निकलने वाले जो रस हैं उनका कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और जितने भी साथी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करना और बताना कमेंट्स करके कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही यदि इम्प्रूव करना है वीडियो के लिए तो आप मुझको सजेशन दें। और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, पाचन ग्रंथियों के बारे में। तो करते हैं शुरुआत अपने टॉपिक की। यदि बात की जाती है पाचन ग्रंथि होती कौन कौन सी हैं, तो इनको बोलते हैं हम पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि होती कौन कौन सी है उसके बारे में हम बात करें तो मुख्यतः हमारी पाचन ग्रंथि कौन सी होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं इनको। सबसे पहले हमारी होती है लार ग्रंथि। कौन सी होती है, लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि की बात की जाती है तो मुख्यतः हमारी लार ग्रंथि, इनको हम बोलते हैं। और ये कहां पर होती है, यह मुख में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, मुख में पाई जाती है। और मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की हमारी लार ग्रंथि है। 3 प्रकार की लार ग्रंथि कौन कौन सी है उनके बारे में हम बात करते हैं। देखो, पहली बात करेंगे हम फर्स्ट नंबर पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड। और पैरोटिड ग्लैंड की बात की जाती है तो ये होती कहां पर है, पैरोटिड ग्लैंड होती है जो हमारे कान होते हैं, दोनों कानों के नीचे एक एक ग्रंथि हमारी कौन सी होती है, पैरोटिड ग्रंथि होती है। तो इनकी ग्रंथ स्थिति की बात की जाती है, कहां होती है, यह है दोनों कानों के नीचे एक एक होती है। और सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है और दूसरे की हम बात करें तो इसको बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। यदि बात की जाती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड की, ये होती कहां पर है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, तो ये जो हमारे जबड़े होते हैं ना, जस्ट एक एक जबड़े के मध्य में हमारी एक एक सब मैक्सिलरी ग्लैंड पाई जाती है। यह है दोनों जबड़ों के मध्य में एक एक होती है। और दोनों जबड़ों का मतलब यहाँ पर हो गई, जो हमारे नीचे वाले ये जबड़े होते हैं ना, ये इनके मध्य में एक एक पाई जाती है हमारी। तो नीचे वाले जो जबड़े होंगे हमारे, वहां पर उनके मध्य में एक एक हमारी क्या पाई जाएगी, सब मैक्सिलरी। एक और थर्ड नंबर आता है हमारी, इसको बोलते हैं हम सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड
हिंदी में भी नाम सेम है इनके, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये कहाँ पर होती हैं? यह है जीभ के दोनों ओर एक एक होती है, एक एक होती है। यदि बात की जाती है टोटल लार ग्रंथि होती कितनी है, तो वहां पर आपको याद रखना है कि हमारी 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। कितनी होती है हमारे? 3 जोड़ी कुल होती हैं, 3 जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं। अब बात मुख्यतः यहाँ पर ये आती है, जो हमारी 3 जोड़ी लार ग्रंथि हैं कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, आगे बात। अब यहाँ सबसे पहले इनका कार्य क्या होता है या फिर इनसे क्या साबित होता है, तो इन सारी ग्रंथियों से लार निकलती है। और लार की बात की जाती है तो लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इनसे क्या निकलता है? इनसे लार स्रावित होती है। और लार में क्या क्या पाया जाता है? तो लार में मुख्यतः सबसे पहला पॉइंट यदि बात की जाए तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। जो आप कभी भोजन खाते हैं तो वहां पर जो एक मीठा मीठापन का जो अनुभव कराने वाला जो एंजाइम है वो हमारा कौन सा है? टाइलिन नामक एंजाइम, जो किसमें पाया जाता है? लार में पाया जाता है। अब हमारी बात करते हैं हम किसकी, कि जो और क्या पाया जाता है लार में, कितनी परसेंट मुख्यतः क्या है। तो लार में कोई भी अन्य पदार्थ और मुख्यतः पाए नहीं जाते हैं। तो कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? लार मुख्यतः 99% जल से, लार में, यहां में करना है, लार में मुख्यतः 99% जल होता है, जबकि 1% एंजाइम होते हैं। और एक हमारा 1% में कौन शामिल होता है? एक तो हमारा टाइलिन नामक एंजाइम शामिल होता है, और दूसरे की यदि मैं बात करूं यहां पर, तो दूसरा लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है। और मुख्यतः जो हमारी यदि बात की जाती है तो लार का कार्य क्या होता है, तो लार हमारे सीधे तौर पर जो भोजन के साथ हमारे ऐसे बैक्टीरिया आ जाते हैं, विषैले बैक्टीरिया, उनको समाप्त या नष्ट करने का कार्य भी किसका होता है? हमारा लार का, जो स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो जाता है, पहले प्रारंभिक स्थिति से ही। तो लार में उपस्थित एंजाइम भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। और यदि बात की जाती है यहाँ पर, तो क्या करते हैं, यह लार में जो पाए जाते हैं हमारे, उनको
बैक्टीरिया आ जाते हैं भोजन के साथ, इनको समाप्त करने का कार्य भी कौन करती है, हमारे लार में उपस्थित एंजाइम करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है हमारी जो लार होती है, लार में और हमारे एक थायोसाइनेट नामक भी पदार्थ पाया जाता है। कौन सा? थायोसाइनेट। थायोसाइनेट नामक पदार्थ भी पाया जाता है। थायोसाइनेट भी पाया जाता है। अब बात हमारी मुख्यतः आती है यहाँ पर, जो हमारा थायोसाइनेट है या फिर लार है, लार का पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू कितनी होती है, जिसको हम बोलते हैं कि लार, मानव लार अम्लीय होती है या फिर क्षारीय होती है। तो मैं ऊपर यहाँ पर लिखता हूँ, तो देखेंगे आप सभी के सभी, यदि बात की जाती है लार, मनुष्य की लार अम्लीय प्रकृति की होती है। अम्लीय प्रकृति की होती है। और यहाँ पर बात की जाती है अम्लीय प्रकृति होने के साथ साथ तो इसका पीएच मान कितना होता है, जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल में इसका मान कितना होता है, पीएच मान, तो 6.4 से 6.8 तक हमारा क्या होता है, इसका पीएच मान होता है। और यदि बात की जाती है प्रतिदिन कितनी लार स्रावित हो जाती है, तो मानव में 1 से 2 लीटर प्रतिदिन लार स्रावित हो जाती है, लार स्रावित होती है या फिर निकलती है, जिसको बोलते हैं निकलना, सिक्रेशन जिसका होता है। तो कितनी होती है, 1 से 1.5 या 2 लीटर समथिंग हमारी लार स्रावित हो जाती है। ये मुख्यतः हमारे पॉइंट किसके होते हैं, एक लार के, लार ग्रंथि और इनमें पाए जाने वाले जो हमारे एंजाइम हैं, पदार्थ हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूँ। और साथ के साथ आपको मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप साथ के साथ नोट्स बनाएंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। और यदि कुछ बदलाव करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में। पिछला आपने लार के बारे में पढ़ा, अब हम कंटिन्यू। देखो मैंने स्ट्रक्चर आपको बना लिया है, क्योंकि ऐसे टाइम हमारा एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं होगा जो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए, और आपको पॉइंट टू पॉइंट हम बात करते चलते हैं, ऐसा नहीं है कोई एक्स्ट्रा हम बात करते हैं बीच में। तो अब हम पढ़ते हैं लीवर के बारे में, यानी यकृत क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। लीवर यानी यकृत। अब बात की जाए यकृत यानी लीवर की, तो मुख्यतः कौन कौन से हमारे पॉइंट आते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है जो मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो यदि मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाती है तो कौन सी ग्रंथि होती है, हमारी यकृत होती है। तो क्या है ये, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब यहाँ पर बात आती है इसकी बेस यूनिट यानी इकाई क्या है, जिसको हम बोलते हैं, इसकी कोशिका की इकाई क्या होती है। जो यकृत होता है कोशिका की इकाई क्या है, तो यकृत की कोशिका की इकाई ये होती है हेपेटोसाइट कोशिका, जिसकी हमने बात यहाँ पर लिखा है। देखो ये छोटे छोटे हमारे रेड कलर के जो पॉइंट बने हुए हैं, ये हमने क्या बनाए हुए हैं, हेपेटोसाइट। ये पॉइंट जो बने हुए हैं बिंदु बिंदु, इनको हम बोलते हैं हेपेटोसाइट कोशिका। तो यकृत की कोशिका की इकाई क्या है, हेपेटोसाइट कोशिका। हेपेटोसाइट
कोशिका। अब यहाँ पर देखो एक इनके ऊपर जो आवरण बना हुआ है जो इनकी रक्षा करता है, जिसको हम बोलते हैं, ये रेड पॉइंट के ऊपर एक ब्लैक से कवर बना हुआ है और आपने देखा होगा इधर, ये इसको बोलते हैं हम गिल्सन कैप्सूल, जो इनके रक्षा करता है हेपेटोसाइट कोशिका की। तो इनकी सुरक्षा गिल्सन कैप्सूल के द्वारा की जाती है। गिल्सन कैप्सूल के द्वारा की जाती है। बेस यूनिट क्या होती है ये एग्जाम में आता है, और हमारे इसका आवरण की रक्षा कौन करता है, जो हमारी कोशिका है, तो वहां पर गिल्सन कैप्सूल हम उसको बोलते हैं। और यदि लीवर की बात की जाए तो लीवर होता किधर है, तो लीवर होता है हमारा राइट साइड यानी दाएं ओर, जो हमारा कौन सा हिस्सा है, यदि लीवर की राइट साइड की मैं बात करूं तो जो आपका हैंड वाला राइट है, तो उस ओर क्या होता है, हमारा लीवर होता है। और उसके संबंध में हम लीवर को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कैसे, एक तो हमारा देखो ये लेफ्ट वाला भाग है जिसको बायां भाग बोलते हैं, और एक है हमारा राइट यानी दाएं भाग वाला। अब यहाँ मुख्यतः क्या मतलब है दाएं का और बाएं का। यदि दाएं की बात की जाती है तो वहां पर दाएं ओर ही हमारा जो पित्ताशय होता है, जिसको हम बोलते हैं गैल ब्लैडर। अभी हम बात करेंगे इसकी गैल ब्लैडर। और गैल ब्लैडर किस ओर होता है, तो हमारा लीवर की राइट साइड यानी दाईं ओर हमारा क्या होता है, पित्ताशय होता है। और बेसिक तौर पर और हमारी हिपेटिक जो वाहिका होती है, हिपेटिक डक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो किस ओर होती है, हमारी लेफ्ट साइड होती है। तो मुख्यतः जो एक लीवर को दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए जो हम लेफ्ट और राइट डिवाइड करते हैं, तो उसके बीच में जो एक जिसको हम लेयर या परत बोल सकते हैं, तो कौन सी हमारी लिगामेंट होती है, तो फेरल लिगामेंट। कौन सी होती है, फेरल लिगामेंट, जो एक लीवर को मुख्यतः दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। और दो पार्ट्स कौन कौन से हैं हमारे, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। अब यहाँ से एग्जाम में जो सवाल बनेगा, अब यहाँ से नेक्स्ट सवाल बनेगा, जो लीवर होता है, लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं लीवर के अध्ययन को, ध्यान से पॉइंट समझते हुए चलना है। यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिपेटोलॉजी कहते हैं। और क्या क्या हमारे मुख्यतः क्या काम होता है लीवर का, जो कि सबसे मोस्ट और एग्जाम में सवाल जो बनते हैं हमारे लीवर से ही सवाल बनते हैं। तो लीवर के बारे में और हमारे क्या क्या पॉइंट होते हैं उनके बारे में समझते हैं। यदि लीवर की बात की जाती है तो लीवर का और क्या कार्य है, तो सबसे पहले और मुख्यतः कार्य की बात की जाती है, तो हमारा एक पहला कार्य होता है लीवर का सबसे मेन, तो यहां मैं लिख दूं लीवर के कार्य, फंक्शन ऑफ लीवर, फंक्शन ऑफ लीवर यानी किसके, यकृत के कार्य। यकृत के कार्य की बात की जाए तो जो हमारा सबसे पहला मुख्यतः कार्य होता है, तो इससे ही पित्त रस निकलता है, इससे पित्त रस निकलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी हम बात करेंगे इकट्ठा कहाँ पर होता है ये, क्योंकि हमारा पित्त रस निकलता तो लीवर से है यानी यकृत से, जबकि इकट्ठा कहाँ पर होता है, गैल ब्लैडर या पित्ताशय में। क्या काम होते हैं अभी हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो इससे पित्त रस निकलता है, इसका क्या कार्य है, क्या फंक्शन है, पीएच मान कितना होता है, कलर कैसा होता है, कौन सी बीमारी हो जाती है इसकी कमी से, उसकी सबकी बात करेंगे हम कंप्लीट। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो आप लोग उसको देखा करो, ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ के चले गए, कंटिन्यू आप देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिलेगा। तो देखो इससे पित्त रस निकलता है। और दूसरी हम बात करें
के द्वारा या यकृत की कोशिकाओं से हिपेरिन नामक पदार्थ निकलता है। हिपेरिन नामक पदार्थ निकलता है। और मुख्यतः इसका हिपेरिन का क्या काम होता है, तो एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत अच्छा सवाल है हिपेरिन के बारे में। हिपेरिन के बारे में सवाल पूछा जाता है। जो मानव में ब्लड है, ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, रक्त परिसंचरित होता रहता है, तो उसके संबंध में हमारा जो ब्लड है वो वाहिकाओं में जमता क्यों नहीं है। ब्लड यदि बात की जाती है तो ब्लड हमारा क्यों नहीं जमता है हमारी वाहिकाओं में, तो जो हिपेरिन नामक पदार्थ होता है वो हिपेरिन नामक पदार्थ हमारे ब्लड में मिला होता है, जो ब्लड को जमने नहीं देता है। और कहाँ से निकलता है, ये लीवर से निकलता है। ये पॉइंट आपको याद रखना ही रखना होगा, मोस्ट पॉइंट है। अच्छा, हिपेरिन नामक पदार्थ जो इसका क्या कार्य है, मुख्यतः यह रक्त में मिला होता है। रक्त में मिला होता है, जो रक्त को जमने नहीं देता है। क्या नहीं करने देता है, रक्त को जमने नहीं देता है। अब हम बात करते हैं और हमारे क्या क्या कार्य होते हैं लीवर के। यदि दूसरी बात की जाए लीवर का और मुख्यतः हमारा कार्य क्या है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड नंबर की, यकृत से निकलने वाला जो एक मुख्यतः पदार्थ होता है। और पदार्थ की यदि मैं बात करूं तो यहां पर जो यकृत से निकलने वाला एक पदार्थ जो क्या करता है, हमारा एक कार्य करता है। जैसे हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके संबंध में यकृत के द्वारा निकले पदार्थ से ही हमारी क्या होती है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाती है। अभी हम बात करेंगे जैसे इंसुलिन हार्मोन, इसकी कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, या फिर इसकी अधिकता से क्या फर्क आता है हमारे ब्लड में, कौन सी बीमारी हो जाती है। अब यकृत से हमें इतना समझना है कि यकृत से निकलने वाला पदार्थ ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, एकदम सटीक यानी नियंत्रित बनाए रखता है। क्या करता है, नियंत्रित बनाए रखता है। यकृत से निकलने वाला पदार्थ अधिकतम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में मांसपेशियों में संचित कर देता है, संचित करता है। और यहाँ पर एक मुख्यतः और नाम आगे का आएगा, जो अग्नाशय से निकलने वाली जो हमारा एक इंसुलिन नामक हार्मोन है, तो वहाँ पर इंसुलिन नामक हार्मोन हेल्पफुल होता है। ग्लाइकोजन के रूप में मांसपेशियों में संचित करता है, जिसमें इंसुलिन नामक हार्मोन भी मुख्यतः भूमिका निभाता है। मुख्यतः भूमिका निभाता है।
यदि बात की जाए इंसुलिन हार्मोन निकलता कहाँ से, इसकी तो हम बात करेंगे अभी अग्नाशय की कौन सी कोशिका से निकलता है, उसकी कंप्लीट हम बात करेंगे। तो आप मुख्यतः इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जितना ये हो गया है, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट लिखेंगे, क्योंकि अपना सर बता रहे हैं इधर फ्रेम में नहीं आएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं और क्या क्या होता है इसमें। हमारा जो लीवर होता है इसके मुख्यतः और कार्य क्या होते हैं। तो और मुख्यतः हमारे सबसे पहला और मेन पॉइंट क्या होता है लीवर के बारे में, एक नेक्स्ट यदि बात की जाती है लीवर से ही नेक्स्ट जो भी पॉइंट होगा, तीसरा चौथा जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हैं। अब यदि बात की जाए जो हमारा यकृत है लीवर, इसमें विटामिन ए का संश्लेषण होता है। विटामिन ए का संश्लेषण बी कैरोटीन के द्वारा होता है। बी कैरोटीन के द्वारा होता है। और यदि बात की जाए जो हमारा कौन सी हमारी विटामिन लीवर में स्टोर रहती हैं, यानी कौन सी संग्रहित रहती हैं, तो यकृत में विटामिन ए प्लस विटामिन डी संचित रहती हैं। ये मुख्यतः पॉइंट ध्यान से आपको समझते हुए चलने, कार्य से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। और नेक्स्ट यदि मैं बात करूं और क्या कार्य होता है, तो यह है मृत आरबीसी का संश्लेषण बिलिरुबिन या बिलिवर्डिन नामक वर्णक के रूप में करता है। वर्णक के रूप में करता है। कहने का मतलब यहाँ पर इसका सीधा सीधा ये है, जो हमारी आरबीसी डेड हो जाती हैं तो बिलिरुबिन या बिलिवर्डिन नामक वर्णक के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे पित्त रस का कलर हमारा डिफाइन होता है। जैसे यदि पित्त रस की बात की जाए, यदि पित्त रस बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में हमारा जो ये बिलिरुबिन या बिलिवर्डिन का जो वर्णक है वो सीधे तौर पर ब्लड से अलग नहीं होता है, तो उसके संबंध में हमारी पीलिया होने के चांस, पीलिया होने के जो आधार हैं वो अधिक बढ़ जाते हैं। तो इस कारण से मुख्यतः क्या ध्यान रखना है कि आरबीसी का संश्लेषण बिलिरुबिन या बिलिवर्डिन नामक वर्णक के रूप में कर देता है इसको। अब बात आती है और लीवर, यह है दूसरा कार्य है इसका। नेक्स्ट यह है यूरिया का संश्लेषण करता है। यूरिया का संश्लेषण करता है। बहुत मोस्ट और अच्छा पॉइंट नेक्स्ट, यूरिया का संश्लेषण करने के साथ साथ भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण करता है। रक्त का निर्माण करता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एकदम बेहतरीन पॉइंट है हमारा। भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कौन करता है, तो आंसर वहां पर होगा लीवर।
भ्रूणीय अवस्था में हमारे किसका निर्माण करता है, रक्त का निर्माण करता है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है सवाल, तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें और एक दो पॉइंट इसके बारे में लिखना हो तो और हम लिखेंगे, जैसे यकृत में एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे, तब स्क्रीनशॉट ले लेना। यकृत में फाइब्रिन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाई जाती है। यकृत में फाइब्रिन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ये लिखना है आपको, पाई नहीं, संश्लेषण होता है। क्या होता है, संश्लेषण होता है। इतने मुख्यतः हमारे जो एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट पॉइंट होते हैं, तो उनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट अपना एक टॉपिक होता है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो अपनी वीडियो होगी, पित्ताशय के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे। इतना आपने पढ़ा और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे, और कमेंट्स हमेशा ही आपको करनी है कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। थैंक यू।